मेरा नाम अनुज है। इस दुनिया के हर माता पिता अपनी औलाद को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ माता पिता का प्यार उनको बिगाड़ देता है और कुछ का प्यार उनको सुधार देता है। मेरी माँ मुझे इस तरह का प्यार किया करती थी कि वो मुझे सुधारना चाहती थी, मुझे अच्छे संस्कार देना चाहती थी, मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा, ईमानदार, सुशील और संस्कारी इंसान बनाना चाहती थी। जबकि मेरे पिता मुझसे कुछ इस तरह का प्यार करते थे कि हमेशा उन्होंने मेरी खुशियों को सबसे आगे रखा, मेरी ख्वाहिशों को सबसे आगे रखा और सबसे बढ़कर हमेशा ऐसा ही किया जैसा मैं चाहता था। नॉर्मली माता पिता बच्चों को उसकी गलती पर डांटते हैं। मुझे मेरी माँ मेरी गलतियों पर डांटा नहीं करती थी, बल्कि प्यार से समझाया करती थी। जो डांट पिता की तरफ से मुझे पड़नी चाहिए वो मेरी माँ को पड़ती। पिताजी कहते कि छोटे से बच्चे को ये क्या फिजूल बातें सिखा रही हो। अगर बच्चे से कोई गलती हो गई है तो उसका ब्रेन वॉश करने की क्या ज़रूरत है। बच्चा है, अभी गलती हुई है, बड़ा हो जाएगा तो कोई गलती नहीं करेगा। अक्सर बच्चे ही तो गलतियाँ किया करते हैं। माँ कहती थी कि यही उम्र होती है, अगर बच्चे गलती करें तो हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, और अगर वो प्यार से समझने के बावजूद भी गलती करें तो उन्हें डांट या मार से समझाना चाहिए। पिताजी कहा करते थे कि खबरदार, जो अगर तुमने मेरे बेटे को मारने या डांटने की बात भी कही तो अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकाल दूंगा। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे से कोई कुछ भी कहे। माँ कहती थी कि आपका लाड प्यार इसे एक न एक दिन बिगाड़ देगा, और वैसा ही हुआ। बचपन से ही मेरी बुरी हरकतों में कोई कमी नहीं थी। जब मैं छोटा था तो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करता था। अगर कोई मुझसे कुछ भी कह देता तो मैं उसको छोड़ता नहीं था। एक दिन मैं गली के आसपास के बच्चों के साथ खेल रहा था। हम सारे बच्चे मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। मेरी उम्र उस समय लगभग 6 साल थी। बॉलिंग करते समय एक लड़के ने बॉल अचानक मेरे ऊपर मार दी। मुझे गुस्सा आया। हालांकि बॉल मेरे ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी थी और ना ही मुझे कोई तकलीफ़ हुई थी, बस वो मेरे कंधे को छूकर गुजर गई थी। मुझे उस पर गुस्सा आया तो मैंने सड़क पर पड़ी ईंट उठाकर ज़ोर से उसके सर पर दे मारी, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगा था। और मुझे इतने गुस्से में देखकर बाकी सारे बच्चे भाग गए। वो बच्चा वहीं रोता रह गया। मैं भी भागकर अपने घर आ गया था। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे के पिता अपने ज़ख्मी बेटे को लेकर हमारे घर पर आए और मेरी माँ से शिकायत करने लगे। उसके पिता दरवाजे पर खड़े होकर बहुत शोर मचा रहे थे कि तुम्हारे बेटे ने जानबूझकर मेरे बेटे के सर में ईंट मारी है। माँ ने तब भी मुझे डांटा और कहने लगी कि बेटा, क्या ये सच कह रहे हैं? मैंने कहा, नहीं माँ, उनके बेटे ने पहले मुझे बॉल मारी थी। वो काफ़ी देर तक मेरी माँ से बहस करते रहे। माँ बार बार उनसे मेरी तरफ से माफ़ी मांग रही थी, कह रही थी कि मैं अपने बेटे को डांटूंगी भैया, इससे गलती हो गई, यहाँ खड़े होकर तमाशा मत करो, हम इज़्ज़तदार लोग हैं। मेरे बेटे से गलती हुई है, उसे उसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं इसका क्रिकेट बैट और बॉल तोड़ दूंगी, आइंदा से कभी दूंगी ही नहीं, या फिर आपके बेटे के साथ खेलने नहीं दूंगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ कि यहाँ तमाशा मत करो। मगर उसके पिता तो बार बार कह रहे थे कि मेरे बेटे के बहुत गहरी चोट आई है, डॉक्टर ने उसके माथे पर 2 टाँके भी लगाए हैं, इसका खर्च कौन देगा? मुझे आपसे इसका खर्चा चाहिए। माँ उनको उनके बेटे की दवाई के पैसे देने के लिए तैयार हो गई थी। इतनी ही देर में पिताजी आ गए और उन्होंने जब यह हंगामा देखा तो उस लड़के के पिता से झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई थी। माँ अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी और मुझे डांटने लगी कि अगर तुम ऐसी हरकत नहीं करते तो आज ये तमाशा इतना बड़ा ना होता। मगर मुझे तो जैसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ उस बच्चे के पिता ने मेरे पिता को मारा, कुछ मेरे पिता ने भी उसके पिता को मारा था। दोनों के बीच होने वाली यह हाथापाई मुझे तो बड़ा ही मज़ा दे रही थी। मैं दूर से खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और मज़े ले रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे। वो बार बार पिताजी को रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर मोहल्ले वालों ने आकर दोनों का बीच बचाव करवाया, जिससे ये हंगामा थमा था। पिताजी घर के अंदर आए, उनके कपड़े फट चुके थे। माँ बहुत रो रही थी। माँ ने कहा कि आपको आखिर उस आदमी से झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? पहले पूरी बात तो सुन लेते कि गलती आपके बेटे की है। उसने उनके बेटे के सर पर ईंट मारी थी। देखा नहीं आपने कि उस बच्चे के सर पर पट्टी बंधी हुई थी? मैंने कहा, नहीं माँ, आप क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने कहा ना कि पहले उनके बेटे ने मेरे बॉल मारी थी।
पिताजी कहने लगे कि तुम हमेशा मेरे बेटे को ही कसूरवार ठहराती हो। आखिर कैसी माँ हो तुम? हर इंसान पहले अपनी औलाद की साइड लेता है और तुम दूसरे के बच्चे की साइड ले रही हो। अरे देखो, उसके बॉल लगी तभी तो उसने ईंट मारी थी ना। माँ कहने लगी कि अगर इन्हीं छोटी छोटी गलतियों पर हम अपने बेटे को नहीं रोकेंगे तो आगे चलकर वो एक मुजरिम का रूप भी ले सकता है। पिताजी कहने लगे कि बस खामोश हो जाओ, तुम्हें तो हमेशा मेरा बेटा खलता रहता है। उन्होंने माँ को इस बात पर बहुत डांटा था और कहा था कि आइंदा अगर कोई भी घर में मेरे बेटे की शिकायत लेकर आया और उसने मेरे बेटे को कुछ भी कहा तो चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। माँ पिताजी और मेरी हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। दिन रात प्रार्थना करती रहती थी कि उनका बेटा कभी भी गलत रास्ते पर न चले, लेकिन जैसे जैसे उनका बेटा जवान होता जा रहा था, गलत रास्ते पर चलने लगा था। पिताजी इसी तरह मेरी छोटी छोटी गलतियों को बढ़ावा दिया करते थे, जिससे मेरी वही छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े जुर्म का रूप ले रही थी। एक दिन मैंने स्कूल में अपने बराबर में बैठने वाले एक लड़के के बैग से पैसे चोरी कर लिए। ये बात भी स्कूल में खुलकर आ गई थी। जब शिकायत मेरी माँ के पास पहुँची तब वो बहुत रोई थी और उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा, चोरी करना पाप है। तुमने चोरी क्यों की? क्या तुम्हारी ख्वाहिशें तुम्हारे पिता पूरी नहीं करते? क्या तुम्हें पैसे नहीं देते? तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी चोरी करने की? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम्हें अपने पिता से मांगने चाहिए, मुझसे मांगने चाहिए थे। मैंने कहा माँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, बार बार आप लोगों के आगे हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं। उस दिन माँ पहली बार बहुत घबराई थी क्योंकि उनका 13 साल का बेटा 30 साल की उम्र के आदमी की तरह बातें जो कर रहा था। माँ हमेशा यही चाहती थी कि उनका बेटा एक सच्चा और ईमानदार इंसान बने, लेकिन पिताजी के लाड प्यार ने मुझे इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया था कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, मेरी बुरी हरकतें बढ़ती जा रही थी। अब मैं जवान हो गया था, काफ़ी खूबसूरत था, मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका था। मैं अब आगे नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि शुरू से ही मेरा पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं था। मैं तो पिताजी से मना किया करता था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन मेरी माँ थी जो सिर्फ यही चाहती थी कि उनका बेटा पढ़े लिखे एक शरीफ इंसान बने, अच्छी नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए। मगर मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। पढ़ाई में मेहनत थी जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं की जाती थी। अब मैंने पिताजी को बोल दिया था कि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन माँ डटकर सामने खड़ी हो गई कि नहीं, बेटा तो पढ़ाई करेगा। पिताजी कहने लगे कि अगर मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करना चाहता तो तुम कोई नहीं होती उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाली। अब माँ हार गई थी और मैं जीत गया था। इसी दौरान अचानक हार्ट अटैक की वजह से मेरे पिताजी की मौत हो गई। पिताजी की मौत पर माँ बहुत रोई थी, लेकिन मुझे उनकी मौत का कोई अफसोस नहीं था। हालांकि सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी गलतियों को छुपाया, मेरे लिए हमेशा दिन रात मेहनत की। मगर वो अचानक मौत को गले लगा बैठे और अब घर में मैं और माँ ही बचे थे। अब मैंने खुद ही स्कूल जाना छोड़ दिया था। माँ कहने लगी कि ऐसा नहीं चलेगा बेटा, तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी ही होगी, तुम्हें पढ़ना होगा। अब तो तुम्हारे पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो, इस घर को चलाओ बेटा। और अगर तुम नहीं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी नहीं करोगे तो फिर ये घर कैसे चलेगा? मैंने कहा माँ, ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा से ही घर चलता हो, मैं वैसे भी कोई ना कोई काम कर सकता हूँ। माँ कहने लगी नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी करो लेकिन अपनी शिक्षा अधूरी मत छोड़ो। माँ कहने लगी कि अच्छा तो तुम इंटर ही कर लो, बस मेरे लिए यही बहुत है। इंटर पास लोगों को भी छोटी मोटी नौकरियाँ मिल जाती हैं जिससे उनका घर चल जाता है। मैंने अपनी माँ का कहना मान लिया था क्योंकि वो आंसू बहा रही थी और अभी अभी विधवा हुई थी। रिश्तेदारों ने भी समझाया, आस पड़ोसियों ने भी कहा कि अपनी माँ की बात मानो, जैसा माँ कहती है वैसा करो, उसका ख्याल रखो। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो जैसे तैसे गुजर गए थे, लेकिन अब घर में कमाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। पिताजी तो चले गए थे, घर में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा था। इसलिए माँ ने सोचा कि बेटे को पढ़ाना भी है, उसकी फ़ीस भी देनी है, घर के भी बहुत सारे खर्चे हैं, माँ की भी तबीयत ख़राब चलती रहती है, उनकी भी दवाइयों का खर्चा है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोच मेरे दिमाग में नहीं आई। हालांकि मेरे घरेलू हालात ख़राब चल रहे थे, मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं हुई कि घर के हालात ख़राब हैं, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपने पिताजी की जगह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। माँ ने सोचा कि मैं खुद ही कोई नौकरी ढूंढ लेती हूँ। उन्होंने काफ़ी दिनों तक नौकरी तलाश की
फिर उसके बाद उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिल गया। वो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री थी। वहाँ पर मेरी माँ को एक छोटा मोटा सा काम दे दिया गया था, जिसके उन्हें इतने पैसे तो मिल रहे थे कि मेरे स्कूल की फीस जमा हो रही थी और घर का गुजारा भी जैसे तैसे हो रहा था। हालांकि पैसे कम थे, लेकिन मेरी माँ एक ऐसी औरत थी जो कम पैसों में भी एडजस्ट करना जानती थी और घर को अच्छे से चला रही थी। जैसे तैसे माँ मुझे हर महीने इतनी मेहनत करने के बाद स्कूल में जमा करने के लिए फ़ीस के पैसे दिया करती थी। अब उनको नौकरी करने की वजह से टाइम नहीं मिलता था, इसलिए वो मेरे स्कूल तो नहीं जा पाती थी, तो फ़ीस के पैसे मुझे ही दे दिया करती थी। मैं उन पैसों से पढ़ाई नहीं कर रहा था, दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करता था। हर महीने मुझे फ़ीस के नाम पर मेरे खर्चे के मुताबिक पैसे मिल जाते थे। सुबह सवेरे माँ मेरे लिए नाश्ता बनाने के बाद फैक्ट्री के लिए निकल जाती थी और रात को 8 बजे तक घर वापस आती थी। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि सारा दिन उनका बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पढ़ाई करता भी है या नहीं। मैं इसी बात का फ़ायदा उठाया करता था। मेरा पूरा 1 साल इसी तरह से गुजर गया। माँ के दिए हुए पैसों पर मैंने खूब अय्याशी की। स्कूल में फ़ीस जमा ना होने की वजह से मेरा नाम तो स्कूल से कट गया था। एक दिन मेरी माँ को ये बात पता चल गई कि मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जा ही नहीं रहा हूँ। मेरा नाम तो कब का कट चुका है। जब ये बात माँ को पता चली तो उन्होंने मेरे सामने रोते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बेसहारा माँ की तकलीफ़ नज़र नहीं आती? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कैसे कैसे काम करती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ? तुम्हारे लिए फ़िक्र से खाना भी बनाकर जाती हूँ, नाश्ता भी बनाकर जाती हूँ और तुम्हारे लिए पैसे भी कमा रही हूँ, और तुम हो कि 1 साल से अपनी माँ को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैंने माँ की बात को अनसुना कर दिया। बस अब के बाद से घर का माहौल मेरी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरी माँ के पास हर दूसरे तीसरे दिन कभी कोई शिकायत लेकर आता तो कभी कोई। मेरी माँ मेरी वजह से अब इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि मेरे सामने रोकर कहती कि बेटा, मैं तुम्हारी ऐसी हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऊपर वाला तुम्हारे पिता को अपने पास ना बुलाता, बल्कि मुझे अपने पास बुला लेता, ताकि मुझे ये दिन देखने न पड़ते। मैं माँ की बातें खामोशी से सुनता रहता था। मुझे माँ के रोने धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब माँ ने मुझे मेरे हालात पर छोड़ दिया था। वो अभी भी पहले की तरह मेहनत कर रही थी। मैं भले ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता था। काफ़ी लंबे समय से लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करता आ रहा था। कंप्यूटर कोर्स कर लिया था। कंप्यूटर से होने वाले जितने भी काम थे वो सब मैं जानता था। कंप्यूटर कोर्स करने का भी मेरा कोई शौक़ नहीं था। बस मेरे साथ के जो दोस्त थे वो कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, उनको देखकर मैंने भी जाना शुरू कर दिया। माँ अब तो मुझे पैसे नहीं दिया करती थी, लेकिन मैं माँ के पर्स से पैसे चुरा लिया करता था, और पैसे चुराने पर भी वो समझ जाती थी कि उनके बेटे ने ही पैसे चुराए हैं। अब वो पूरी तरह से खामोश हो गई थी, मुझसे दबकर रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मेरे आगे उनकी चलती ही नहीं थी। इसी दौरान मुझे एक इंस्टीट्यूट में बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की नौकरी मिल गई। मैंने वहाँ नौकरी करना शुरू कर दिया था। जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो उन्होंने कहा कि चलो, तुमने कोई तो अच्छा काम किया। अब मैं चाहती हूँ कि फैक्ट्री में नौकरी करना छोड़ दूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ से पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको लगता है कि मेरी कमाई मैं आपको दूंगा तो ये उम्मीद आप उठाकर रख दो। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहने लगी कि अच्छा, तो तुम्हारी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है बेटा। मैंने कहा कि जी नहीं है कोई हक। अब मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। शायद वक्त और हालात ने या फिर बेटे के बर्ताव ने उन्हें इतना ज़्यादा बीमार और वक्त से पहले उम्रदार कर दिया था। अब मेरी उम्र 25 साल हो गई थी। मेरी नौकरी अभी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ही लगी हुई थी। मैं काफ़ी समय से किसी ऐसी लड़की की तलाश कर रहा था जो मेरा पूरा खर्च उठा सके, मुझसे इतना प्यार कर सके कि मेरी मोहब्बत की खातिर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, मगर ऐसी लड़की मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी। तभी अचानक एक दिन मेरी नज़र एक शिखा नाम की लड़की पर पड़ी जो बेहद ही सुंदर थी। मैं उसके पीछे जाने लगा। मैंने उसके बारे में सारी जानकारी निकाली तो पता चला कि लड़की बहुत अमीर है। माता पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पिता का बिजनेस अकेले संभाल रही है। मैंने सोचा बस अब मेरा काम हो गया, कुछ भी करके मुझे इस लड़की को पटाना होगा। जब इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो फिर इसका सब कुछ उसका ही होगा, जो इसका जीवन साथी बनेगा। मैंने फैसला कर लिया था कि इस लड़की का जीवन साथी तो मैं ही बनकर रहूँगा, लेकिन कैसे मैं इसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकूं? मैं कई दिनों से शिखा पर नज़र रखे हुए था। फिर मुझे पता चला कि शिखा कुछ दिनों बाद अपने ऑफिस के बाहर गरीब लोगों को कपड़े बांटेगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी
और मुझे मौका मिल गया था कि अब यही मौका है शिखा को अपने आईने में उतारने का। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं शिखा के सामने गरीब बनकर जाने वाला था ताकि गरीबों की लाइन में खड़े होकर मैं उसके आगे हाथ फैलाकर उससे कपड़े मांग सकूं, या फिर उसकी नज़र में भिखारी बन सकूं? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। मैं तो शक्ल से ही खुशमिजाज और हैंडसम लड़का नज़र आता था। कहीं से भी देखकर कोई मुझे गरीब नहीं बता सकता था। मेरी सैलरी के जितने पैसे होते थे वो मैं अपनी सुंदरता और अपने खान पान पर ही लगाया करता था। मैं फ़ौरन ही ये खबर सुनकर घर गया। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा जो चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाना बनाते समय बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से माथे पर आने वाले पसीने को पोंछ रही थी। मैं तभी माँ के करीब गया। मैंने कहा, माँ क्या बना रही हो? माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। शायद आज काफ़ी समय के बाद मैं अपनी माँ से इस तरह से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि दाल बना रही हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन सा मेरे साथ खाना खाने वाले हो? तुम तो बाजार का अच्छा अच्छा खाना खाते हो ना। मैंने कहा, ऐसा नहीं है माँ, मुझे आज आपके साथ खाना खाना है। खाना तैयार हुआ तो माँ ने मुझे खाना परोसा और ख़ुद भी मेरे पास खाना खाने के लिए बैठ गई। वो बिल्कुल खामोश थी। फिर मैंने एक दो निवाले खाने के बाद कहा कि माँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आपसे एक काम है। कहने लगी कि तुम्हें कब से अपनी माँ की मदद की ज़रूरत पड़ने लगी? मैंने कहा, माँ एक बार मेरी बात तो सुन लो। माँ, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। आखिर मैं कब तक एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बच्चों को कंप्यूटर सिखाता रहूँगा? मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नौकरी कौन देगा? माँ कहने लगी, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने कभी मेरी बात मानी ही नहीं। अगर आज तुम्हारे पास डिग्री होती तो शायद तुम्हें आसानी से वहाँ नौकरी मिल जाती। मुझसे क्या चाहते हो तुम? मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि माँ, एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है शिखा रस्तोगी। उसने ऐलान किया है कि कल वो अपने ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर गरीबों को कपड़े बांटेगी। मैं चाहता हूँ कि आप उन गरीबों के बीच खड़ी हो जाओ। सुना है कि वो बहुत दरिया दिल है। बस आपको वहाँ लाइन में खड़े होना है और जब आपका नंबर आए तो आपको उसके दिए हुए कपड़ों से इनकार कर देना है और सिर्फ इतना कहना है कि बेटा, मैं बहुत गरीब औरत हूँ। इस दुनिया में सिर्फ मेरा एक बेटा है जो मेरा इकलौता सहारा है, मगर काफ़ी टाइम से नौकरी की तलाश कर रहा है। उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके आंसू और आपकी एक्टिंग देखकर ज़रूर मुझे नौकरी दे देगी। माँ चौंक गई और कहने लगी कि ये तुम कैसी बेशर्मी भरी बातें कर रहे हो? मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेहनत की, लेकिन किसी को ये जाहिर नहीं किया कि मैं लाचार हूँ। और तुम चाहते हो कि मैं गरीब औरत बनकर उस लड़की के आगे भीख मांगूं, वो भी तुम्हारी नौकरी के लिए? माँ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो मैंने माँ के सामने थोड़ा इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर दिया। मैंने रोते हुए कहा कि माँ, जो पिछले समय से मैंने किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन गलती तो बच्चों से ही होती है। आप तो मेरी माँ हो, आपको मुझे माफ़ कर देना चाहिए। मैंने माँ के पैर पकड़ लिया और कहा कि माँ प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, वरना मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरी इस कंपनी में नौकरी लग जाती है तो मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, मेरा फ्यूचर बन जाएगा और फिर आपको भी कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। प्लीज़ मान जाइए माँ। मेरे आंसू देखकर माँ मेरे इस काम के लिए मान गई थी, लेकिन बहुत शर्मिंदा हो रही थी क्योंकि ये सब करना उनके लिए आसान काम नहीं था। अगले दिन मैं उठा और मैंने माँ से कहा कि आज आपको फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जल्दी से तैयार हो जाइए। वो तैयार हो गई तो मैंने एक ब्लेड लेकर उनकी साड़ी पर मार दिया। माँ कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि आपके कपड़े तो फटे हुए होने चाहिए ना, ताकि उसे लगे कि आप बहुत ज़्यादा गरीब और परेशान औरत हो, तभी तो उस लड़की पर अच्छा इम्प्रेस जमेगा। माँ इस काम को करने के लिए राज़ी तो नहीं हो रही थी। उन्हें पता था कि जब वो इन फटे पुराने कपड़ों में घर से बाहर निकलेगी तो लोग क्या सोचेंगे, और जब वो वहाँ लाइन में लगेगी तो अगर उनकी कोई जान पहचान का उन्हें मिल गया तो वो क्या सोचेगा। मगर फिर भी मेरी खातिर वो इस काम के लिए राज़ी हो गई और फिर मैं उनको शिखा की बिल्डिंग के बाहर ले गया था, जहाँ पहले से ही बहुत सारे गरीब लोग लाइन में लगे हुए थे। मैंने माँ को भी वहाँ खड़े होने को कहा और मैं कुछ दूरी पर जाकर उनको देखने लगा। कुछ देर के बाद शिखा आई, हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए। उसकी आंखों पर चश्मा लग रहा था। उसके बॉडीगार्ड्स इधर उधर खड़े हुए थे। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और उसके नौकरों ने उसके लिए कुर्सी रख दी थी। वो उस पर बैठ गई। बारी बारी सब लोगों को कपड़े बांटने लगी। मैंने माँ के चेहरे को देखा था जो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझे दूर खड़े हुए देख लिया।
मैंने माँ को इशारा दिया कि आपको बहुत अच्छी एक्टिंग करनी है, आपकी एक्टिंग वेस्ट नहीं जानी चाहिए। मुझे माँ की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। वो मेरी जिद के आगे मजबूर थी। इसलिए थोड़ी देर के बाद जब माँ का नंबर आया तो जैसे ही शिखा ने अपने हाथों में कपड़े लेकर माँ की तरफ बढ़ाए तो माँ ने उन कपड़ों को अपने हाथों में नहीं लिया। उनकी आंखों में आंसू तो पहले ही थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर बेबसी भी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मैडम जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। देखिए, मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए सब कुछ मेरा बेटा है और मेरा बेटा आज अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर मेरा और अपना पेट पालने के लिए बहुत परेशानियों से गुजर रहा है। शिखा ने कहा कि आप क्या कहना चाहती हैं? माँ ने कहा कि बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को अपनी कंपनी में नौकरी दे दो। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इन कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे तन पर कपड़े हैं, यही मेरे लिए बहुत है। मगर इस समय मेरे बेटे को नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो वो अपनी जान ले लेगा। तो ये सब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि एक माँ का जवान बेटा उसके सामने अपनी जान दे दे? माँ बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। मैं दूर खड़ा खुश हो रहा था। तभी शिखा के मैनेजर ने कहा कि बहन जी, यहाँ से जाइए, फालतू की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कपड़े लेने हैं तो लीजिए, मैम का टाइम वेस्ट हो रहा है। तभी माँ शिखा के पैरों में बैठ गई और उसके पैर पकड़कर कहने लगी कि बेटा, एक मजबूर माँ की बात मान लो। ऊपर वाले ने तो तुम्हें बहुत दिया है। अगर तुम अपनी कंपनी में मेरे बेटे को नौकरी दे दोगी तो तुम्हारी दौलत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। शिखा कहने लगी कि आपके बेटे की एजुकेशन कितनी है? माँ ने कहा कि मेरा बेटा सिर्फ 10वीं पास है। बेटा, गरीब लोग कहाँ अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। हाँ, लेकिन मेरा बेटा दिमाग का बहुत तेज़ है, कंप्यूटर के सारे काम जानता है। उसका दिमाग बना बनाया कंप्यूटर है। उम्मीद है कि तुम बेटे से निराश नहीं होगी। एक बार उसको अपनी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए बुलाओ तो तुम खुद ही समझ जाओगी कि मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। तुम उसको नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकोगी। मैंने देखा था कि शिखा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। उसका मैनेजर फिर से कुछ बोलने वाला था। उसने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया और कहने लगी कि ठीक है, कल आप अपने बेटे को यहाँ पर भेज देना। मैं खुद आपके बेटे का इंटरव्यू लूँगी। साथ ही उसने माँ को ज़बरदस्ती कपड़े भी दे दिए। माँ अपने आंसू पोंछते हुए वापस आ गई थी। माँ की एक्टिंग देखकर कहीं भी नहीं लगता था कि उन्होंने एक्टिंग की है। ऐसा लगता था जैसे वो रियल में मजबूरी का रोना रो रही थी। घर आकर मैं तो बहुत खुश था, लेकिन माँ अभी भी उदास थी। मैंने कहा, माँ, आपने तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि बेटा, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। एक माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर सकती है और औलाद उसका आधा भी नहीं। इतना कहकर माँ अपने कामों में लग गई थी। मैं उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए खुशी मनाने लगा था कि अब तो सब कुछ मेरे बस में होगा। ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए गया, जहाँ शिखा अपने केबिन में बड़ी शान से कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा तो देखती रह गई। शायद मेरी स्मार्टनेस से इम्प्रेस हो गई थी। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने भी अपना चेहरा कुछ ऐसे भोला बना लिया था जैसे कि मैं बहुत परेशान हूँ। ज़बरदस्ती आंखों में आंसू लाने पड़े ताकि उसे मुझ पर रहम आ जाए। मैंने कहा, मैडम, मैं हाई एजुकेटेड नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी कंपनी में एक से एक होनहार इंसान नौकरी करता है। मैं शायद उन लोगों के मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। मैंने अपनी माँ से मना किया था कि इतनी बड़ी कंपनी में भला मुझ जैसे हाई स्कूल पास को कभी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपने यहाँ नौकरी नहीं दोगी, मगर मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ की खुशी की खातिर आया हूँ। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि उन्होंने आपसे हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी। अगर आप मुझसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। शिखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी औरत है। मुझे तो वो बहुत पसंद आई। मुझे आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करने, ना ही मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी माँ मुझे आपके बारे में सब कुछ बता चुकी है। आप कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब बात सुनते ही मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। मैंने कहा, आप सच कह रही हैं? उसने कहा कि जी जी, आपको आपकी नौकरी बहुत बहुत मुबारक हो। अब कल से हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। घर आकर मैंने सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। माँ खुश हुई। मैंने माँ को उम्मीद दिलाई कि अब की बार आपका बेटा वो नहीं रहेगा जो कि पहले हुआ करता था। मैं अभी माँ को अपने काम के लिए और इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए उनको खुद से नाराज़ नहीं कर सकता था। माँ खुश तो थी, उनको लगता था कि अब उनका बेटा सुधर गया है।
मैंने अगले दिन से नौकरी ज्वाइन की। मुझे वहाँ कंपनी में कंपनी के बनाए गए सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल कंप्यूटर में नोट करनी थी और उनके बिल बनाने थे। ये काम पहले ही दिन मैंने बहुत अच्छे से किया था, जिस पर शिखा मेरे काम से इम्प्रेस हुई थी। मैं जब रात को घर आया तो देखा कि माँ ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया था। माँ ने कहा कि मेरा बेटा सारा दिन भूखा रहा होगा, कल मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाऊंगी। मैंने माँ से इस बात के लिए इनकार नहीं किया, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता था। माँ अगले दिन अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लाई। लंच टाइम पर मैंने माँ के साथ थोड़ी झूठी मूठी मोहब्बत भरी बातें की और उनसे कहा कि मुझे आज आपके हाथों से खाना खाना है। माँ को लगने लगा था कि अब उनका बेटा काफ़ी हद तक सुधर गया और अपनी माँ की इज्जत करने लगा है, अपनी माँ का कहना मानने लगा है। माँ ऑफिस में आकर मुझसे बहुत प्यार दिखाया करती थी। मैं शिखा के सामने भी ऐसा जाहिर करता जैसे मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मजबूर हूँ, बहुत गरीब हूँ। मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। शिखा माँ बेटे के बीच का प्यार देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो रही थी। मैं धीरे धीरे उस पर अपने इम्प्रेशन जमाना चाह रहा था, उसकी मदद करने की कोशिश करता, उसके साथ बहुत इज्जत से पेश आता। उसे लगने लगा था कि मैं आजकल के लड़कों से बहुत अलग हूँ, अपने काम पर ध्यान देता हूँ, औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ और अपनी माँ से भी मोहब्बत करता हूँ। मैं नोटिस कर रहा था कि वो चुपके चुपके मुझे देखा करती थी, मेरे काम की बहुत तारीफ़ किया करती थी और मुझसे बात करने के लिए बार बार अपने केबिन से उठकर मेरे डेस्क पर आया करती थी। अब मुझे अपनी अगली चाल चलनी थी। मैंने अगले दिन ऑफिस की छुट्टी कर ली। माँ कहने लगी कि बेटा क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं जा रहे, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने कहा माँ, मेरी नहीं बल्कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मैं शिखा के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा और इम्प्रेस हो जाए। माँ मेरी बात नहीं समझी। मैं उनको लेकर अस्पताल पहुँच गया। ये सरकारी अस्पताल था जहाँ के डॉक्टर को मैंने थोड़े से पैसे दिए और कहा कि मुझे अपनी माँ को 2 दिन के लिए यहाँ पर एडमिट करवाना है, हालांकि उनका कोई इलाज नहीं होना। डॉक्टर भी हैरान था, मगर पैसे मिल गए तो खामोश हो गया। माँ को मैंने अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के को बताया कि मेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब है, मैं 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं आ सकूँगा। 2 दिन गुजर गए, मेरे पास ना तो शिखा का कोई फ़ोन आया और ना ही कोई ख़बर। जब तीसरे दिन शिखा ने मुझे ऑफिस में बुलाने के लिए फ़ोन किया कि आपकी 3 छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। शिखा को ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो फ़ौरन सरकारी अस्पताल आई। उसने माँ को देखा तो उसको उन पर बहुत तरस आया। उसने कहा कि तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ इस अस्पताल में क्यों आए हो? यहाँ तो कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ मरीज़ ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाएगा। मैंने कहा, तो और कहाँ लेकर जाता मैडम? गरीब इंसान तो सरकारी अस्पताल में ही आ सकता है ना। शिखा कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने उसी समय 50,000 का चेक मुझे दिया और कहने लगी कि तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ, यहाँ नहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और हाँ, तुम जितने दिन की छुट्टी करना चाहो कर सकते हो। मेरा दाव अब मेरे काम आने लगा था। माँ हैरान थी कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। कभी मैं उन्हें भीख मांगने वाली औरत बना देता हूँ तो कभी बीमार बना देता हूँ। मैं बार बार शिखा के सामने अपनी कोई ना कोई परेशानी रख देता। वो मेहरबान होकर कभी मुझे पैसे दे देती, कभी मैं गाड़ी ख़राब होने का बहाना करता तो मुझे बाइक गिफ्ट कर देती। अब उसे मुझसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी होने लगी थी। और फिर फाइनली वो दिन भी आ गया था जब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया था। उसने कहा कि अगर तुम जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन प्यार करने वाली माँ नहीं है। मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था और फिर फाइनली मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। माँ को अब समझ आया था कि मैंने शिखा से इतने सारे झूठ क्यों बोले, लेकिन माँ खामोश रही क्योंकि मैंने उनको कसम दी थी कि अगर आपने कभी भी अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो शायद आपका बेटा बिखर जाएगा और आपसे भी दूर हो जाएगा। माँ नहीं चाहती थी कि अब उनका बेटा जो सुधर चुका है वो दोबारा से उनसे दूर हो जाए, मगर उनका बेटा सुधरा कहाँ था। मैं तो अभी भी वैसा का वैसा ही था। उन्हें लगता था कि मैं शिखा को पाना चाहता था, लेकिन मैं शिखा को नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसकी दौलत को भी हासिल करना चाहता था। शिखा से शादी के बाद वो मुझे और मेरी माँ को अपने साथ अपने घर में ले गई थी। वो मेरी माँ को बहुत इज्जत दिया करती थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। मैंने अब उससे कहा कि तुम्हें परेशान होने की और मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम्हारा काम मैं संभाल लूँगा, तुम बस घर में रहो, आराम करो। एक अच्छी पत्नी की तरह शाम को मेरे ऑफिस से घर आने का इंतज़ार किया करो। शिखा को भी ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए थी। मैं उससे मोहब्बत का झूठा दिखावा करके उसकी कंपनी अपने नाम करना चाहता था। मैं जो कभी यहाँ नौकर बनकर इस कंपनी में नौकरी करने के लिए आया था, अब शिखा से शादी करने के बाद यहाँ का मालिक बन गया था। कंपनी के सारे लोग मुझे हैरानी से देखा करते थे। अब वहाँ मेरी मर्जी के मुताबिक काम होता था। मैंने शिखा की बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल लिया था। बस मैं शिखा की एक एक चीज़ को धीरे धीरे अपने नाम करना चाहता था, जिसमें मुझे काफ़ी समय लगने वाला था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि जहाँ मैं मेहनत करते करते इतनी कामयाबी तक पहुँच गया हूँ, एक दिन पूरी कामयाबी भी हासिल करके रहूँगा। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। शिखा मेरी माँ के साथ बहुत खुश रहती थी। वो उसका बहुत ख्याल रखा करती थी। वो मेरी माँ की मोहब्बत में इस तरह डूब गई थी कि उसने कभी अपने बिजनेस के बारे में मुझसे पूछने की कोशिश ही नहीं की। वो एक माँ के प्यार के लिए कई सालों से तरस रही थी। मेरी माँ जब उसे मिली तो उसे सब कुछ मिल गया था, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था। मैं शुरू से ही फ्लर्टिंग बाज रहा था। मैंने शिखा की छोटी छोटी कंपनी को तो चुपके चुपके अपने नाम करवा लिया था, जिसके बारे में शिखा को कानों कान तक खबर नहीं थी। उसके बाद मैं शिखा की जायदाद और उसके घर को भी अपने नाम करना चाहता था। आगे मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे शिखा को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकना है। कुछ ही दिनों बाद मुझे बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में लंदन जाना पड़ गया। मैं यहाँ पूरे 20 दिन के लिए आया था। उधर घर में माँ और शिखा एक दूसरे के साथ थीं। माँ ने कभी भी मेरे बारे में शिखा को कुछ नहीं बताया कि बीते हुए समय में मैं क्या कुछ कर चुका हूँ। तभी तो शिखा के दिल में मेरे लिए इज्जत बहुत बड़ी हुई थी। लंदन पहुँचने के कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात श्रुति से हुई, जो कि बहुत सुंदर थी और बहुत ही अमीर थी। लंदन की सड़कों पर उससे मेरी मुलाकात हुई। वो वहाँ पढ़ने के लिए गई हुई थी। उसकी फैमिली इंडिया में रहती थी। इसी दौरान उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। बातचीत हुई तो पता चला कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। मैंने सोचा कि क्यों ना अब श्रुति को भी अपने प्यार के जाल में फंसाया जाए। धीरे धीरे मैंने श्रुति को अपनी मोहब्बत में फंसाना शुरू कर दिया। उसको अपनी अच्छाइयाँ दिखाने लगा, उसकी इज्जत करने लगा। कई बार तो उसके सामने एक्टिंग भी करनी पड़ गई। उसे गुंडों से बचाया, उसके दिल में अपनी जगह बनाई। मैं जो 20 दिन की बिजनेस मीटिंग पर लंदन आया था, मुझे यहाँ आए हुए 1.5 महीना गुजर चुका था, सिर्फ और सिर्फ श्रुति की वजह से, क्योंकि मुझे श्रुति से भी अपना फ़ायदा लेना था। मैं चाहता था कि श्रुति भी धीरे धीरे मुझे अपना बैंक बैलेंस बता दे। शिखा का बार बार मेरे पास फ़ोन आता कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो, कब आओगे, अभी तुम्हें वहाँ कितने दिन और रहना है। मैंने उसे बताया कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। तुमने तो कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। शिखा, तुम्हारे इस बिज़नेस को बचाने के लिए मुझे यहाँ कुछ और दिन रहना होगा। शिखा को लगा कि मैं उसके लिए और उसके बिज़नेस के लिए काफ़ी सोचता हूँ, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, मगर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं और मम्मी तुम्हें बहुत याद करते हैं। एक तरफ मैं शिखा से फ़ोन पर बातें किया करता था, तो दूसरी तरफ श्रुति से। श्रुति भी धीरे धीरे मेरे प्यार में पागल होती जा रही थी। मैंने श्रुति को नहीं बताया था कि मैं यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ। मैं उसके सामने एक मिडिल क्लास लड़का बनकर पेश हुआ था। मैंने उसको बताया था कि मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ नौकरी ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। कई दिन गुजर गए। श्रुति के साथ मेरी मुलाकातें बढ़ने लगी थी, बातें बढ़ने लगी थी और मोहब्बत भी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, मेरी तरफ से नहीं, श्रुति की तरफ से। एक दिन मैंने देखा कि श्रुति का बिहेवियर अचानक बदल गया, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत हंसकर बातें करती थी। लेकिन उस दिन मैं उसे टच भी कर रहा था तो वो मुझसे दूर हो रही थी। मेरी समझ नहीं आया कि उसके अंदर ऐसा बदलाव क्यों आया। फिर अचानक उसने कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, जिसके बारे में सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने बताया कि उसके पिता बहुत ही दौलतमंद है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि मैंने आपके बारे में उनको सब कुछ बता दिया। मेरे पिता का कहना है कि वो आपसे मेरी शादी कर देंगे और आपको घर जमाई बना लेंगे। आफ्टर ऑल मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ। जो कुछ मेरा है वो सब कुछ आपका भी होगा। आपसे मिलने के लिए मेरे पिता बहुत एक्साइटेड हैं। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। मैंने कहा कि ठीक है, तो चलते हैं तुम्हारे पिता से मिलने के लिए। उसने लंदन से अपना सारा सामान पैक किया और मेरे साथ इंडिया वापस आ गई। मगर बड़ी हैरानी की बात थी कि इंडिया में मैं भी शिखा के साथ देहरादून में रहा करता था और वो भी देहरादून शहर की ही रहने वाली थी। वो एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जा रही थी।
मैंने शिखा को नहीं बताया था कि मैं वापस आ गया हूँ और देहरादून में ही हूँ। उसे अभी भी यही पता था कि मैं लंदन में मौजूद हूँ और काम पर फोकस कर रहा हूँ। श्रुति कार को ड्राइव कर रही थी। उसने कहा कि मेरी फैमिली आपको देखकर बहुत खुश होगी और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको भी मेरी फैमिली के लोग बहुत पसंद आएंगे। बस एक बार हम घर पहुंच जाएं, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मगर वो मुझे लेकर जिस कॉलोनी में पहुंची वहाँ भी मैं दंग रह गया था। गाड़ी से उतरने के बाद उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं घबरा गया कि यहाँ तो मेरा भी घर है, अगर शिखा ने या किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा श्रुति, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बाद में मिलूंगा, अभी मैं थक गया हूँ। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आज तो आप मेरी फैमिली से मिलकर ही जाओगे। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वो चलते चलते मेरे ही बंगले तक पहुंच गई थी, मुझे मेरे ही बंगले के अंदर ले जा रही थी। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहता था मगर वो मुझे ज़बरदस्ती खचेड़ते हुए घर के अंदर ले गई। घर के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि माँ और शिखा मुझे हैरानी से देख रही थी। श्रुति ने कहा कि हेलो दीदी, आ गए आपकी बहन का बॉयफ्रेंड जो काफ़ी समय से आपको बेवकूफ़ बना रहा है। श्रुति के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? शिखा अपने हाथ बांध कर आगे बढ़ी और कहने लगी, अरे आप आ गए और आपने मुझे बताया भी नहीं। कम से कम आने से पहले मुझे बता तो देते ताकि मैं आपके स्वागत का इंतज़ाम कर लेती। श्रुति कहने लगी कि दीदी, इसकी फ़िक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अनुज के स्वागत की तैयारी खुद कर चुकी हूँ। तभी अचानक पीछे से 2 पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए। पुलिस को देखकर मैं घबरा गया। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैंने कहा, शिखा, मैं इस लड़की को नहीं जानता। श्रुति ने मेरी बात काटते हुए कहा कि दीदी, आपको मेरे बॉयफ्रेंड से मिलकर कैसा लगा? शिखा मेरे करीब आई और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया जिससे मेरे होश उड़ गए। मेरे चेहरे पर पसीना आ गया था। मुझे तो लगता था कि ये सब कुछ इन दोनों लड़कियों की मिली भगत है। शिखा ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे साथ शादी के बंधन में बंधकर तुम मेरी ही बहन के साथ लंदन में अफेयर चला रहे थे। मैंने हैरान होकर कहा, तुम्हारी बहन? शिखा कहने लगी कि हाँ, ये श्रुति है, मेरी छोटी बहन। शायद तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरी एक छोटी बहन भी है। तुम्हारी नज़र तो मेरी दौलत पर पड़ी हुई थी। तुमने तो ये सोचा कि मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझे आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हो। पिछले कई महीनों से तुम कंपनी में जो घोटाले कर रहे हो उसकी भी मुझे खबर मिल रही थी, मगर मैंने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मगर जब तुम लंदन गए और मेरी बात श्रुति से हुई, जो कई दिनों से मुझसे कह रही थी कि वो जीजू का फ़ोटो देखना चाहती है, मैंने शादी कर ली और अपनी बहन को अभी तक अपने पति की तस्वीरें भी नहीं दिखाई, तो मैंने इसको तुम्हारी और अपनी फ़ोटो सेंड की, जिसको देखकर यह हैरान रह गई क्योंकि इसने मुझे बताया कि तुम तो वही इंसान हो जो लंदन में उसके साथ अफेयर और मोहब्बत के वादे कर रहे हो। मैं घबराई नहीं। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम ये सब कुछ जारी रखो और जब कुछ दिन गुजर जाएं तो इसे लेकर यहाँ आ जाना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी कंपनी अपने नाम करवा लोगे, मुझे बर्बाद कर दोगे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? मेरे माता पिता बचपन में मर गए थे। मैं छोटी थी तो मेरे चाचा जी ने मेरे पिता का बिजनेस संभाला और जब मैं 18 साल की हुई तो उन्होंने उनका पूरा कारोबार मुझे सौंप दिया। मैं कई सालों से अपने डैड का बिजनेस संभाल रही हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। जिस कंपनी में तुम काम करते हो ना, वहाँ का एक एक इंसान मेरे नियमों का पालन करता है। मुझे मेरे चाचा जी छोटी से छोटी खबर दे रहे थे कि वहाँ तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो और क्या नहीं। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। सोचा कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ खुश हूँ, मुझे दौलत और बिजनेस का क्या करना। मगर जब मुझे पता चला कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तब मैंने फैसला कर लिया कि अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। शिखा की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये दोनों लड़कियां बहनें थीं, मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। मुझे तो लगता था कि मैं इन दोनों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मगर असल में तो मैं ही बेवकूफ़ बन गया था। मैंने कहा, शिखा, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे तो पहले ही पता था कि ये तुम्हारी बहन है। मैं इसके साथ मजाक कर रहा था, मगर मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शिखा कहने लगी कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। फिर वो मेरी माँ के पास पलट कर गई और कहने लगी कि मम्मी, मैं तो आप पर बहुत भरोसा करती थी कि आपको ये सब कुछ पता था कि आपका बेटा मुझे धोखा दे रहा है।
माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, सबसे बड़ी गलती मेरी है। तुम्हें नहीं पता किसने मुझे बचपन से लेकर अब तक कितना मजबूर किया, कितना जलील करवाया। मैं तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना चाहती थी, अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे नसीब में अच्छा बेटा है ही नहीं। मुझे तो लगता था कि ये सुधर गया, मगर ये कभी नहीं सुधर सकता। मुझे तो लगता था कि ये दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन किसी औरत के दिल के साथ नहीं खेल सकता। बेटा तुम इसे कभी माफ़ मत करना। एक औरत के दिल दुखाने की सज़ा क्या होती है? औरत का दिल दुखता है तो उसे कैसी तकलीफ़ होती है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, मगर इसको क्या पता, ये तो पत्थर दिल है। इसने ही मुझे जानबूझकर मेरे कपड़े फाड़कर तुम्हारे सामने नौकरी की रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था। और एक दिन तो मैं बीमार भी नहीं थी, फिर भी मुझे अस्पताल ले गया कि तुम्हें शिखा के सामने बीमार बनने की एक्टिंग करनी है। बेटा इसने तुम्हें कई बार बेवकूफ़ बनाया। मुझे लगा कि शायद ये तुम्हारी मोहब्बत में ऐसा कर रहा है, मगर मुझे तो अब पता चला कि ये तुम्हारी दौलत हथियाना चाहता है। इसने बचपन से लेकर अब तक मुझे बहुत तंग किया और मैंने इसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया, मगर अब नहीं, अब मैं इसकी किसी भी हरकत को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। बेटा मैंने कुछ नहीं किया। मैं सारी ज़िंदगी अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने की कोशिश करती रही, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छी औलाद नसीब वालों को मिलती है, मुझ जैसी बदनसीब औरत को नहीं। इतना कहकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मैं किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा था। मेरी सच्चाई इस तरह भी खुलकर सबके सामने आ जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं था। शिखा ने कहा कि अरेस्ट कर लीजिए इस इंसान को। शिखा मेरे करीब आई और कहने लगी कि मुझे डिवोर्स दे देना घटिया इंसान, तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। पुलिस ने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई और मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में डाल दिया। शिखा चाहती तो मेरी गलतियों का बदला मेरी माँ से ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि जब तक आपका बेटा जेल की सज़ा काट रहा है तब तक आप मेरे साथ रहोगी, क्योंकि आपने मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया। मैं भी आपसे काफ़ी अटैच हो गई हूँ, आपसे दूर नहीं हो सकती, लेकिन जब आपका बेटा वापस आ जाएगा तो आप अपने बेटे के पास चली जाना। माँ रोती रही और बार बार पिताजी से शिकवा करती रहीं कि अगर तुमने बचपन में बेटे की गलतियों पर पर्दा न डाला होता तो आज उसे और मुझे ये दिन देखना न पड़ता। मैं जेल में अपनी सज़ा काट रहा हूँ और सोचता हूँ कि बच्चों की गलतियों को बचपन में ही सुधार देना चाहिए, बड़े होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन की गलतियाँ गलतियाँ होती हैं और जवानी की गलतियाँ जुर्म बन जाती हैं। अभी मेरी सज़ा में कुछ दिन बाकी हैं। मैं शिखा को तो डिवोर्स दे चुका हूँ, लेकिन किसी से भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि हम ज़्यादा शातिर हैं, लेकिन हर बार जीत शातिर इंसान की नहीं होती। कभी कभी हम भी अपने से ज़्यादा शातिर इंसान के हाथों बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।